देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों, चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, जहां पर एक और सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर न्याय के खिलाफ जोरदार फटकार लगाते हुए निशाना साधा है। जिसके बाद शाम होते होते राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ लिया है। बताएंगे क्या कुछ कहा है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दोस्तों, और किस तरीके की टिप्पणी सामने आ रही है। इसी के साथ में जातीय जनगणना के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड से इतर आरएसएस ने दे दिया है एक ऐसा बयान, जिसके बाद आरएसएस के लोगों को अब ट्वीट डिलीट करवाने पड़ रहे हैं। दोस्तों बताएंगे कौन सी ऐसी टिप्पणी की गई है जिसके बाद बैकफुट पर है आरएसएस और उससे जुड़ा हुआ पूरा संगठन। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जातीय जनगणना को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है। दोस्तों साथ साथ बताएंगे हरियाणा के अंदर क्या हंग असेंबली को लेकर हो रही है तैयारी, बताएंगे क्यों ऐसी चर्चा चल रही है। दोस्तों इसी के साथ में कंगना रनौत ने फिर से राहुल गांधी को लेकर कही है ऐसी बात जिससे खुलकर एक बार फिर से बेवकूफी आ गई है सामने। इसी के साथ में मणिपुर में बीजेपी के विधायक नहीं अमित शाह भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा दिया है। दोस्तों बताएंगे लेटर लिखकर सेना वापस बुलाने की मांग की गई है और बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर दबाव। एक एक करके चलेंगे देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बुलडोजर वाले अन्याय का अंत होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कोर्ट को जल्द से जल्द गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोग तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सत्ता के चाबुक से नहीं चलता है देश। आपको बता दें कि बुलडोजर वाली कार्रवाई के मामले को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार फटकार लगाई है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब विपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी को बुलडोजर अन्याय के मामले पर छोड़ने को तैयार नहीं है। दोस्तों बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटे के अपराध की सजा बाप को नहीं दी जा सकती, और आरोपी तो दूर की बात अगर कोई दोषी भी साबित हो जाता है तब भी उसके घर को तोड़ना इलीगल है। कोर्ट की ओर से एक कमेटी का गठन किया जा रहा है जिसमें रिटायर्ड जज मौजूद रहेंगे, जिनका काम होगा गाइडलाइंस तैयार करने का, और बुलडोजर की कोई भी कार्रवाई करने से पहले गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भारतीय जनता पार्टी के संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो गया है। बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारियों को कुचलकर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। त्वरित न्याय की आड़ में भय का राज स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों की ही घर गृहस्थी आती है। हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं चलेगा। अगर आप भी मानते दोस्तों कि राहुल गांधी की ओर से एकदम सही बातें कही गई है और बुलडोजर अन्याय के खिलाफ पूरी तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए, और जिन लोगों को बुलडोजर अन्याय के कारण नुकसान हुआ है इन सबकी पूर्ति भी की जानी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस के द्वारा दिए जा रहे बयान पर जोरदार प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आरएसएस स्पष्ट रूप से देश को बताए कि वो जातीय जनगणना के पक्ष में है या विरोध में है। देश में संविधान की बजाय मनुस्मृति के पक्ष में होने वाले संघ परिवार को क्या दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और दलित वंचित समाज की भागीदारी की चिंता है या नहीं है, ये बड़ा सवाल पूछा गया है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है। दोस्तों वहीं पर आरएसएस ने कहा कि जातीय जनगणना समाज की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। मीडिया ने ये खबर दिखानी शुरू कर दी, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही जगह जगह खबर डिलीट करवाई जाने का एक अभियान शुरू कर दिया गया। आखिर इस खबर से कौन असहज हो गया है? इतने खबर डिलीट कराने के आदेश किसने दिए हैं, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। कौन आरएसएस के विरोध को छुपाना चाहता है? पर आरएसएस हमेशा से जातीय जनगणना और आरक्षण के विरोध में खड़ी रही है, ये सबको पता है। पहले भी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की मांग की थी। संघ के प्रसार प्रमुख मोहन वैद ने आरक्षण का विरोध किया था। गुरु गोलवालकर ने आरक्षण पर आपत्ति जाहिर की थी। आरएसएस माने या ना माने, आरएसएस के अंदर हिम्मत हो या ना हो, जातीय जनगणना तो होकर रहेगा। मोदी जी आप नहीं करा पाएंगे, कोई बात नहीं, हम कराएंगे। यानी कांग्रेस पार्टी की ओर से निशाना साधते हुए दो टूक कहा जा रहा है कि आपके बस की नहीं है तो हम लोग कराएंगे जातीय जनगणना। लेकिन आरएसएस ने जिस तरीके का बयान दिया था दोस्तों, उसके बाद से लगातार मीडिया में बयानों को हटवाने का काम शुरू कर दिया गया है, यानी डर खौफ देखने को मिल रहा है। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जातीय जनगणना कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से कोर्ट ने इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा था, याचिका दाखिल की गई थी। जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि जातीय जनगणना एक नीतिगत फैसला है, पॉलिसी मैटर है। केंद्र सरकार को इसका अधिकार है, वो तय करेंगे कि आगे क्या करवाना है, जातीय जनगणना किस तरीके से करवाना है या नहीं करवाना है। जो भी फैसला लेना है वो कोर्ट को नहीं बल्कि केंद्र सरकार को लेना है। साथ साथ आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और आईएनएलडी के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला दिल्ली के राव जेवन्यू कोर्ट पहुंचे। पूर्व सीएम की संपत्ति आय से 103% अधिक पाई गई। राव जेवन्यू एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज विकास ढल मान चुके हैं कि 1993 से 2006 के बीच में चौटाला ने साल दर साल अज्ञात स्रोतों से संपत्ति जुटाई थी। कोर्ट ने इससे पहले के फैसले में कहा कि चौटाला ने अज्ञात स्रोतों से 2,81,00,000 रुपए जुटाए थे। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि अचानक से अगर कोर्ट में जा रहे हैं और उनका मामला फिर से तूल पकड़ रहा है तो कहीं ना कहीं हरियाणा के चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है। क्योंकि पिछली बार जब बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था तब उन्होंने जननायक जनता पार्टी के साथ में गठबंधन कर लिया था। जननायक जनता पार्टी के नेता अभय चौटाला को बाद में पैरोल मिल गया था, जेल से बाहर आ गए थे। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के रिजल्ट की फ्यूचर की तैयारी कर रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है? क्यों अचानक से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर फिर से मुश्किलें
बढ़ गई है। ओपी चौटाला की लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी 4 सितंबर को जम्मू कश्मीर में विशाल रैली को संबोधित करते दिखाई देंगे। कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के बनिहाल में एक रैली का आयोजन करने की योजना बनाई है। पार्टी दक्षिण कश्मीर के अंदर दोरू में इसी प्रकार के कार्यक्रम को लेकर योजना बना रही है। यह इलाका कांग्रेस पार्टी महासचिव गुलाम अहमद मीर का चुनावी क्षेत्र माना जाता रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ यहाँ मौजूद रहेंगे। साथ साथ दूसरे स्टार कैंपेनर भी उनके साथ में मौजूद रह सकते हैं। दोस्तों, प्रियंका गांधी के लिए यह पहली बार हुआ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर वो प्रचार करती नजर आएंगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस को पूरे जीत का भरोसा है, इसलिए पार्टी की ओर से अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इसमें कई सारे बड़े नेताओं के नाम लिखे गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे मुख्य रूप से प्रचार करते दिखाई देंगे। साथ हरियाणा के चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट है। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव समिति की बैठक बुलाई थी। इसमें 49 उम्मीदवारों की सूची प्रस्तुत की गई। 34 के नाम तय हो गए हैं। 15 नाम कमेटी के लोग तय करेंगे। बैठक में एक बार फिर से आज चर्चा होगी। 41 सीटों पर चर्चा के साथ ही अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा, यानी टोटल 90 सीटों पर निर्णय लेने हैं। 41 सीटों पर अभी चर्चा होनी बाकी है। देखते हैं कौन कौन सी सीट पर किस किस को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा जाता है। विनेश फोगाट क्या चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, आज कांग्रेस पार्टी की ओर से क्लियर कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भारतीय जनता पार्टी को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि आप सिख समुदाय के मसलों से दूर रहे। उन्होंने बयान दिया कि हरियाणा की जनता से अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट डाले। सत्यपाल मलिक ने अपने बयान में यह भी कहा है कि जब जब देश पर संकट आया है, सिख समुदाय के लोग हमेशा देश के साथ खड़े रहे हैं। भाजपा सरकार अपना काम करने में पूरी तरीके से असफल रही है। उन्हें सिख समुदाय के मसलों से ध्यान हटाकर कहीं और काम करने की जरूरत है। कंगना रनावत को भारतीय जनता पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की भी उन्होंने मांग की है। दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने वकीलों की सहायता से त्वरित प्रतिक्रिया देने वाले दल के गठन पर विचार करना शुरू कर दिया। यानी वकीलों का एक ऐसा ग्रुप तैयार किया जा रहा है जो कांग्रेस पार्टी को लेकर फेक न्यूज फैलाने वाले लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में इनेलो बसपा ने नाबालिग से रेप के आरोपी को उम्मीदवार बना दिया है। हरियाणा में 7 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। अभय चौटाला का बेटा नफेर राठी की पत्नी भी शामिल है इस पूरे उम्मीदवारों की लिस्ट में। आपको बता दें कि लिस्ट में कई सारे कंट्रोवर्शियल नाम भी है। इसमें हथीन से उम्मीदवार बनाए गए तैयब हुसैन पर 2016 में नाबालिग से रेप का मामला दर्ज किया गया था और ऐसे में इस तरीके के विवादित व्यक्ति को टिकट दिए जाने को लेकर अब कई सारे सवाल बीएसपी और एनएलडी के गठबंधन को लेकर खड़े किए जा रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर बताएगा। साथ साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि देश के अंदर अब कवच को तेजी से लागू किया जाएगा। यानी बार बार ट्रेन के एक्सीडेंट के कई सारे मामले सामने आने के बाद रेल मंत्री ये दावा कर रहे हैं। हालांकि रेल मंत्री अभी तक बता नहीं पा रहे कि कब तक ये हो जाएगा। कह रहे हैं जल्दी कवच सिस्टम लागू किया जाएगा। लगभग 2 साल से लोग यही सुनते आ रहे हैं, अब तक तो ऐसा नहीं हो पाया। अब कैसे कितनी जल्दी हो पाएगा, इसका कोई जवाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के पास। साथ साथ दोस्तों, बिहार में राजनीतिक हलचल देखने को मिली है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी को लेकर आलोचना करने वाले केसी त्यागी को अब जेडीयू ने प्रवक्ता के पद से हटा दिया है। उनकी जगह राजीव रंजन प्रसाद को नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। कुछ दिनों पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर कई सारी बातें कही थी दोस्तों, और कई सारे बीजेपी के फैसले का विरोध किया था। इसके बाद अचानक से उनको बदले जाने के बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अपने प्रवक्ता को बदल रही है। साथ साथ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के नौशेरा सीट से चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना। पार्टी ने जारी किया है चौथी लिस्ट। 51 उम्मीदवारों का ऐलान अब तक कर दिया गया है। साथ साथ दोस्तों, कई जगह विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। साथ साथ नूह में सोमवार को कांग्रेस पार्टी के विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद का अपने क्षेत्र में कई जगह स्वागत हुआ है। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने नूह जिले को विकास के बजाय विनाश देने का काम किया है। नई परियोजना तो दूर, पुरानी परियोजना को भी रोक दिया है। इसके बाद उन्होंने कई सारे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर तस्वीरें काफी शेयर की जा रही है। आपको बता दें कि नूह वही जिला है जहां पर बीते कुछ सालों पहले काफी हिंसा देखने को मिली थी और भारतीय जनता पार्टी सरकार पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे। दोस्तों, साथ साथ चरखी दादरी जिले के बारडा स्थित किसान भवन के अंदर भारतीय किसान यूनियन की बैठक में निर्णय लिया गया है कि अगर कोई भी उम्मीदवार बाहर से यहां पर भेजा जाएगा तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। जिला के अध्यक्ष हरपाल भांडवा की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने किसानों के लंबित मुद्दों को लेकर कई सारे मामलों पर चर्चा की है और स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बाहरी उम्मीदवार देगी तो उसका जोरदार विरोध किया जाएगा। साथ साथ दोस्तों, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ जुटे हजारों किसान चंडीगढ़ के अंदर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 के अंदर हजारों की संख्या में किसानों का जमावड़ा देखने को मिला। 5 दिवसीय प्रदर्शन कहा जा रहा है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के जोगिंदर सिंह उग्राहा के नेतृत्व में पूरा मार्च निकाला गया है। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद रहे। किसानों ने बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन ने महिलाओं समेत लगभग 1000 किसानों को मटका चौक पर मार्च निकालने की इजाजत दी है। कुल मिलाकर दोस्तों, लगातार चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के विरोध चल रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार से कई सारे लंबित मांगों पर निर्णय लेने के लिए कहा जा रहा है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी मेरा पुराना घर है, मुझे घर वापसी करने की खुशी है। रिपुन बोरा ने यह बड़ा बयान दिया है। तृणमूल कांग्रेस के असम के नेता रिपुन बोरा ने हाल फिलहाल के अंदर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी में आने को लेकर उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर ली है और कांग्रेस पार्टी को अपनी पुरानी पार्टी बताते हुए कहा है कि मुझे तो घर वापसी करनी है, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, मेरी पुरानी
पार्टी में वापस लौटना चाहता हूँ। कुल मिलाकर दोस्तों पहले वो तृणमूल कांग्रेस में चले गए तो उनको लग रहा था कि उनका भविष्य हो सकता है तृणमूल कांग्रेस में, क्योंकि असम और बंगाल एक दूसरे से सटे हुए राज्य है। उनको लग रहा था कि ममता बनर्जी सपोर्ट करेंगी और कांग्रेस पार्टी असम में खत्म हो गई है तो उसकी वापसी नहीं हो पाएगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बंपर वापसी की है उसके बाद कई सारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं की अब वापसी होती दिखाई दे रही है। रिपुन बोरा उनमें से एक है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक नंबर जारी करते हुए लोगों से मिस कॉल करते हुए भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए कहा है। बीजेपी के लिए है नेशनल फर्स्ट, इस तरीके से बाबूलाल मरांडी प्रचार करते हुए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए लोगों को नंबर जारी करते हुए सदस्य बनने के लिए कह रहे थे। इस पर निशाना साधते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि मिस कॉल से सदस्य तो बन जाएंगे, फिर कार्यकर्ता बनवा आपसे दरी भी बिछवाएंगे, कुर्सी भी सजवाएंगे, पर नेता विधायक सांसद दल बदलू ही बनाए जाएंगे, ये तय है। कुल मिलाकर दोस्तों बाबूलाल मरांडी जो अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी चलाया करते थे, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनको बीजेपी ने प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बाहर से बुलाकर नेताओं को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दे रही है, जबकि अपने कार्यकर्ताओं को दरी बिछाने के लिए मात्र छोड़ा हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इसी मामले पर तंज कसा गया है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले कहा था कि एक संत और योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता। आज जब पत्रकारों ने इस पर अखिलेश यादव से राय मांगी तो अखिलेश यादव ने कहा कि संत योगी या साधु अगर जो ये बात कह रहे हैं वो खुद ही कुर्सी से चिपके हुए हैं, वो रास्ता खोले किसी और के लिए। कुल मिलाकर दोस्तों योगी आदित्यनाथ के बयान पर उसी भाषा में जवाब दिया है अखिलेश यादव ने। अगर आप भी मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि साधु संतों को सत्ता से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन पिछले 10 साल से लगातार सत्ता में बने हुए हैं और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बचने के लिए हर संभव प्रयास करते हर वक्त नजर आते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर कई तरीके की थ्योरियां चलती है जो अब धीरे धीरे करके योगी आदित्यनाथ के इस बयान को पूरी तरीके से खारिज करते हैं। अखिलेश यादव ने जो बयान दिया कि आप उसका समर्थन करते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लेकर आएगा। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर बुजुर्ग हाजी अशरफ अली को जिन लोगों ने ट्रेन में पीटा था उनको बेल पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद जोरदार विरोध किया गया। फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगने के बाद उन तीनों आरोपियों की जमानत को मजिस्ट्रेट ने कैंसिल कर दिया है। पुलिस को आदेश दिया गया है, फिर से हिरासत में ले लिया गया है। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर आएगा। साथ साथ कंगना रनावत से मीडिया वाले ने सवाल पूछा कि राहुल गांधी के बारे में आपका क्या कहना है, तो इस पर जवाब देते हुए कंगना रनावत को अपनी सरकार पर सवाल खड़ा करना चाहिए था कि उनकी मूवी को आखिर सेंसर बोर्ड की ओर से अलाउ क्यों नहीं किया जा रहा, फिल्म को रिलीज क्यों नहीं होने दिया जा रहा। लेकिन वो राहुल गांधी पर निशाना साध रही थी। वो कहने लगे कि मैं राहुल गांधी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया मेरी मूवी को रिलीज होने दे। सवाल यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है और सेंसर बोर्ड के बड़े बड़े लोगों की नियुक्तियां भी मोदी सरकार ने कर रखी है, उनके इशारे पर ही काम करते होंगे। लेकिन अगर मूवी रिलीज नहीं हो रही है और सेंसर बोर्ड की ओर से सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है तो इसमें भी राहुल गांधी का दोष ढूंढा जा रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र के लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा हो गया है। दोस्तों उन्होंने एक ऐसे सांसद को चुन लिया है जिनके पास बेसिक नॉलेज भी नहीं है कि आखिर किसका काम है सेंसर बोर्ड के व्यक्तियों को नियुक्त करने का, और राहुल गांधी की इसमें कुछ दूर दूर तक हिस्सेदारी नहीं है। इसके बावजूद राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय हुआ है? क्या उन्होंने गलती से एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया है जिसके पास बेसिक नॉलेज भी नहीं है और यही दुर्भाग्य है? क्या उनका लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर उमर अब्दुल्ला बोले, कहा पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी को एक मंच पर लाने के शिल्पकार राम माधव फिर से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हो गए हैं। पीडीपी बीजेपी में फिर हो सकता है चुनाव के बाद गठबंधन। दरअसल दोस्तों पीडीपी ने इंडिया गठबंधन में आने से मना कर दिया और वो अकेले चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी जम्मू कश्मीर के अंदर अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरी हुई है और ऐसे में क्या फिर से पीडीपी और भाजपा का गठबंधन बनेगा? क्योंकि राम माधव को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी कई सालों के बाद राजनीति में एक्टिव कर रही है, उनको जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी देकर भेजा गया है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर दोस्तों मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मुख्यमंत्री के दामाद राजकुमार इमो सिंह ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मणिपुर में केंद्रीय बलों को वापस बुलाने की मांग की है। बीजेपी विधायक का आरोप है कि ज्यादातर सुरक्षा बल मूक दर्शक के रूप में मौजूद है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी विधायक राजकुमार इमो ने केंद्र सरकार को लेटर लिखकर यह मांग की है। मणिपुर के हालात से निपटने के लिए राज्य सुरक्षा कर्मी को केंद्र सौंपे कमान, यानी राज्य को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। मणिपुर में लगभग 60,000 केंद्रीय बलों की मौजूदगी शांति स्थापित नहीं कर पा रही है, इसलिए ऐसे बलों को हटाना बेहतर है जो ज्यादातर मूक दर्शक के रूप में मौजूद है। कुल मिलाकर दोस्तों कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही नेता केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए सेना को लेकर ही आश्वस्त नहीं है कि उनके होने से सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है, उनको मूक दर्शक बताया जा रहा है। दोस्तों एक तरीके से गृह मंत्रालय पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अमित शाह के मंत्रालय उनकी तैयारियों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात का दुख सता रहा है कि जननायक जनता पार्टी क्यों हरियाणा के अंदर कमजोर हो गई है। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला भाई पिछली बार 10 सीटें जीती थी, इस बार भी कुछ सीटें जीत जाना। यानी दोस्तों इस तरीके का बयान भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के मुख्यमंत्री दे रहे हैं। इससे साफ समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जननायक जनता पार्टी कुछ सीटें जीते, ताकि अगर गलती से बहुमत की सरकार नहीं बनती है और हंग असेंबली हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी को साथ में लेकर आ सके। यानी इनडायरेक्ट तरीके से वो मान रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी केवल फॉर्मेलिटी के लिए एक दूसरे से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। साथ साथ दोस्तों
प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से महाराष्ट्र के गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर 72 साल के हाजी अशरफ के खिलाफ हुई हेट हिंसा और उसके बाद आरोपियों को मिली जमानत को लेकर चिंता जाहिर की। इसके बाद वापस से उन सबको जेल में भेज दिया गया है, यानी राज्यसभा के सांसद के द्वारा लेटर लिखना पड़ा है। दोस्तों साथ साथ प्रयागराज के अंदर अपना दल एस की नेत्री अनुप्रिया पटेल ने बयान देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एनडीए के कैंडिडेट को जिताने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हमारे पदाधिकारी पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने बड़ी बैठक की है। प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे हैं। साथ साथ दोस्तों 4 सितंबर को सुबह 11 बजे तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को पटना बुलाया है। यहाँ से एक बड़ी तैयारी चुनाव की होने वाली है दोस्तों, क्योंकि तेजस्वी यादव हो सकता है पूरे बिहार के दौरे पर निकले और इसके बाद समर्थकों को अपने अपने क्षेत्रों में पूरी तैयारी करने के लिए कह दिया गया हो। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव 27 सितंबर को होंगे। वोटों की गिनती अगले 28 सितंबर को होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सोमवार को घोषणा की 2024-25 के लिए उसके छात्र संघ चुनाव 27 सितंबर को होंगे। यूनिवर्सिटी के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। पीटीआई से बात करते बताया गया है कि 17 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। 28 तारीख को मतगणना होगी। विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में अभी तक कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला रहता है। दोनों के छात्र संगठन एनएसयूआई और एबीवीपी मुकाबला कर रहे होते हैं। इस बार एनएसयूआई और ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, तो छात्रों के बीच में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मोदी मैजिक से बाहर आए। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर कर दिया ऐलान। बादशाहपुर विधानसभा सीट पर चुनाव टिकट के लिए दिलचस्प मुकाबला हो गया है। राव नरवीर ने ऐलान कर दिया है कि निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। या तो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलेगा, अगर नहीं मिलता तो फिर कांग्रेस पार्टी से उनको टिकट मिलेगा। आपको बता दें कि पुराने सहयोगी जवाहर यादव भी इस सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के पीडब्ल्यूडी मंत्री रह चुके हैं नरवीर सिंह, जिनको भारतीय जनता पार्टी से अगर टिकट नहीं मिलेगा तो फिर वो कांग्रेस पार्टी की ओर देखेंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी टिकट देगी ये बड़ा सवाल रहेगा। साथ साथ एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर जल्द आंदोलन का ऐलान करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हम एक मस्जिद खो चुके हैं और मस्जिद, दरगाहों और यतीम खानों को नहीं खोना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा कि इसलिए हम वक्फ को बचाने के लिए जल्द ही आंदोलन का ऐलान करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों एक बड़े आंदोलन की बातें कही जा रही है। अगर आंदोलन किया जाएगा तो उसके बाद दबाव बनेगा कमेटी पर और उस हिसाब से बदलाव भी होंगे, क्योंकि अभी लग नहीं रहा कि कमेटी में कुछ बदलाव ज्यादा नजर आने वाले हैं। हालांकि ओवैसी भी उसी कमेटी का हिस्सा है। दोस्तों इसी के साथ में जगनमोहन रेड्डी को लेकर आप लोग 2 शब्द जरूर लिखिएगा। दोस्तों जगनमोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश की जनता ने एक तरफा चुनाव जिता दिया। लगभग सारी सीटें उनको दे दी विधानसभा और लोकसभा की। इसके बावजूद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सपोर्ट करना जारी रखा। इसके बाद हुआ ये कि उनकी सरकार चली गई और नई सरकार बन गई, जिसमें चंद्रबाबू नायडू, भारतीय जनता पार्टी और पवन कल्याण थे। इसके बाद अब जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के सांसद ही टूटने लगे हैं दोस्तों, और 2 राज्यसभा के सांसदों ने अब तक टीडीपी ज्वाइन कर ली है और आने वाले दिनों के अंदर और भी कई सारे नेता ऐसा करने वाले हैं। कुल मिलाकर दोस्तों आंख बंद कर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अंततोगत्वा रिजल्ट यही हुआ कि उनकी पार्टी अब टूट गई है और आने वाले दिनों के अंदर शायद उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके सबसे बड़ी गलती कर दी थी। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को मिले तो शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे, पल पल की सारी बड़ी अपडेट सब तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत, बहुत धन्यवाद।